नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। तपती हुई दोपहर में गर्म दिन है, आज 40 डिग्री तापमान है आज दिल्ली के अंदर, लेकिन आप आराम से बैठ के देखिए कहानी कुर्सी की। और मैं आपको बता दूं आज की जो बड़ी खबर है, वैसे तो यहाँ गर्मी बहुत है लेकिन इस वक्त देश की राजनीति का तापमान भी बहुत चढ़ा हुआ है। और वैसे में अगर कहीं रेड हो जाए और करोड़ों करोड़ों रुपए के नोटों के बंडल निकलने लगे हैं तो आप समझिए क्या ही आलम होगा। जी हाँ, आलम तो यही है और आलम बिगड़ा हुआ है आलमगीर आलम का। ये नाम आपके लिए इसलिए ले रहा हूँ, ये आलमगीर आलम झारखंड सरकार के एक मंत्री हैं और इनके पीए के नौकर के घर से मिले हैं 30 करोड़ नकद, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या बात है, नोटों के बंडल, यहाँ नोट वहाँ नोट, जहाँ देखो नोट ही नोट, बरस रहे हैं नोट जैसे। अब झारखंड जैसे राज्य में हेमंत सोरेन जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए हैं मुख्यमंत्री, उनकी जगह पर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। ये आलमगीर आलम वहां के बड़े कद्दावर मंत्री हैं। बताया जाता है सबसे पावरफुल मिनिस्टर यही हैं, आलमगीर आलम। अब सोचिए जरा, नोट किसके पास से मिले। अब नेता कहेगा मेरे पास से नोट थोड़ी मिले, मेरा क्या लेना देना। नेता के, मंत्री के, पीए के नौकर के घर से नोट मिल रहे हैं। मतलब कमाने वाला नोट कहां रखता है इसका अंदाजा आप लगाइए। गरीब नौकर बेचारा, उसके घर में रख दिए जाकर के नोट, जाकर के 30 करोड़ रुपया नौकर के घर के अंदर रखा हुआ है। ईडी को भनक मिल गई, ईडी सूंघते सूंघते पहुंच गई नोट को और देखा तो ये नजारा था। वहां पर नोट के बंडल ही बिखरे हुए थे। फिर लगाई गई नोट गिनने की मशीनें। आजकल पता नहीं बैंकों ने भी एक्सेस मशीनें रख ली हैं, जहां जाते हैं वहां से बैंक से नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ती है। धीरज साहू याद है ना आपको, वो धीरज साहू वो उड़ीसा झारखंड यहीं पर व्यवसाय करते थे, जिनके यहाँ से 350 करोड़ रुपया मिले थे। अब यहाँ तो एक मंत्री के पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ रुपया बरामद हो गया। अब आप सोचिए जरा, केवल इस बात का एक अंदाजा लगाइए कि अगर एक मंत्री के पीए के नौकर के घर में 30 करोड़ रुपया रखा होगा तो इन लोगों ने कहां कहां और कितना पैसा जमा करके रखा होगा भाई। कितना रुपया आम आदमी का, गरीब आदमी का चोरी करके कौन कौन सी दीवारों में चुनवाया गया होगा, एक अंदाजा केवल आप लगाइए। और ये तो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में ये नोट बड़े काम आते हैं, तो बाहर निकालने पड़ते हैं इन सब नेताओं को चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए पकड़ा भी जाते हैं। वरना किसको हवा लग रही है, कहां है, कितना पैसा कहां हो गया। पूरी भारत की जितनी अर्थव्यवस्था होगी, अब तो ऐसा लगता है पता नहीं उसके अंदर काला धन कितना है, कितना बड़ा काला धन। और पकड़ा भी जाता है, बार बार पकड़ा जाता है, फिर कहीं से उगाता है, ये कमाल है। और झारखंड जैसे राज्य में, जिसकी गिनती वैसे गरीब राज्यों में होती है, लेकिन वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, प्राकृतिक संपदा बहुत है, वहां पर खाने हैं, खदाने हैं, और वहीं का ये पैसा निकल रहा है। तो अब जरा हम ये इसकी खुलकर के बात करेंगे, आखिर इस बीमारी का इलाज क्या है और मोदी जी को क्या इलाज करना चाहिए इसका। और अभी भी कोई चीखेगा, चिल्लाएगा, कोई ऐसा नहीं कि सारे मिलकर के इसको कंडेम करेंगे, इसकी भर्त्सना करेंगे। अभी भी किसी नेता के दिल में आग लग जाएगी, अरे केवल विपक्ष वालों के यहां से आप पकड़ते हैं नोट, अरे कहीं से पकड़ रहे हैं नोट, तो पकड़ रहे हैं, तुम ये बताओ नोट है किसका, कहां से जमा किया ये पैसा, क्या मतलब है 30 करोड़ रुपया एक नौकर के घर में रखने का, कहां से चोरी करके लाए थे। इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता, और जब कार्रवाई होती है तो फिर चिल्लाते हैं। दूसरी मजेदार बात आपको बताना, बड़ी गंभीर बात है, ईडी ने यह छापेमारी की है और ईडी कह रही है इसकी एनआईए जांच की जाए। एनआईए देश में आतंकवादी घटनाओं की जांच करती है, तो इन नोटों का किसी आतंकवादी घटना से क्या संबंध हो सकता है, क्यों यहां एनआईए जांच की मांग की जा रही है, इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं आज पैनल पर, राहुल महाजन जी हैं, समीर चौगांवकर साहब हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं। प्रोफेसर स्वागत है आपका भी। देखे नोट आपने? देखा, मजा आया। 30 करोड़ रुपया नौकर के घर में नोट मिला है। लेकिन वो नौकर तो कहने को है, सोर्स कहाँ है वो तो वही बात है। मेन नौकर कहेगा मेरा नहीं, पीए का है, पीए कहेगा मेरा नहीं, मंत्री का है, लेकिन पीए कभी ये कहता नहीं है। नहीं, लेकिन जेल चला जाता है, लेकिन पीए कभी नहीं बोलता कि ये नेता का है। नहीं, बोलेगा, ये बोलेगा क्योंकि संजीव के बारे में ये है कि वो बड़े करीबी हैं और उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है। ये आलमगीर आलम ये बड़ा चमत्कारी व्यक्ति है, इसका मतलब ये नहीं, बहुत चमत्कारी व्यक्ति हैं, बहुत चमत्कारी व्यक्ति हैं। और आज से 1 साल पहले इनके बारे में कहा जाता था इन्होंने बहुत अकूत संपत्ति जमा की है, अकूत संपत्ति।
और वो तो दिख रहा है। तो ये तो उसमें वो बस बूंद बराबर होगा इसका मतलब। नहीं, ये तो मतलब एक छोटी ने जब एक नौकर के यहाँ से इतना पैसा मिल रहा है तो पता नहीं कितनी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। और जो एनआईए जांच की बात की जा रही है, कहीं बाहर का लिंक क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है। कहाँ से पैसा आया है, कैसे किन किन लोगों का पैसा होगा, किन किन पैसे को ये इधर से उधर करते होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया हुआ है पहले से, 1 साल पहले से गिरफ्तारियां इसके बारे में हो चुकी है ईडी के तरफ से, पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज थोड़ा खुल के बात करनी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि ये तो गजब ही हुए जा रहा है देश के अंदर। झारखंड जैसे गरीब राज्य के अंदर मैं कह रहा हूँ जनता को गुस्सा नहीं आता होगा। झारखंड गरीब राज्य नहीं है। नहीं, आपको प्राकृतिक संपदा तो बहुत है, रहने वाला किसान में रह रहा है वहां का। सवाल ये है ना, वो तो वहां तो खजाना है। एक समय सृष्टि ने खजाना बरसा रखा है झारखंड में, ये बात तो सही है। आदमी तो गरीब है वहां का, और वो जब ये देखता होगा उसको कितना गुस्सा आता। मन, आज मैं बोल रहा हूं, लोग कहेंगे क्या आप टीवी पर ऐसे बोल रहे हैं, सिर्फ नेताओं को पकड़ के जूता मारने का मन नहीं करता है। देखिए, इच्छा तो यही होती है और खास करके जब इस तरह के नेता दिखते हैं तब तो एकदम इच्छा होती है। लेकिन भैया ये गलती मत कीजिएगा, ये लोग खतरनाक लोग होते हैं। ऐसे विचार लेके ऐसे नेताओं के पास मत जाइएगा। जिसके एक नौकर के यहाँ करोड़ों रखा है, उसके कितने नौकर होंगे और उसके कितने यहाँ करोड़ों रखा होगा। इसी झारखंड में मशीनें हाफ गई थी, थक गई थी, गर्म हो गई थी। अच्छा, गर्म वैसे ही गर्मी है, उस पर राजनीतिक गर्मी है, उस पर नोट वाली गर्मी, तो जिसको कहते हैं ना कि ट्रिपल इफेक्ट हो गया, तो वो कितनी गर्म हो जाती है कि मशीन गिन नहीं पाती। 350 करोड़ पार कर गया था। ऐसे ही कन्नौज में एक इत्र वाले मित्र, उनका भी याद होगा, वो भी ऐसे ही 350-400 करोड़ पकड़ा गया था। पार्था चटर्जी बंगाल के मंत्री, उनकी एक मित्र के यहाँ ऐसे ही 50-55 करोड़ रुपया कमरे में फेंका, महिला मित्र थी उनकी, तो 50-55 करोड़ उनके यहाँ फेंका जाता था। ये 30 करोड़ आलमगीर आलम के यहाँ पकड़ा गया। आलमगीर आलम झारखंड सरकार के मंत्री हैं। ये 2000 से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते रहे, सिर्फ 2009 में हारे। ताकतवर मंत्री हैं। इनकी विधानसभा के लोगों को इनके बेईमान होने से, भ्रष्ट होने से, चोर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी आरोप हैं ये सब, लेकिन आरोप तो हैं तो वो मैं बोलूंगा। और जब अभी सरकार दोबारा बनी ना, तो ये कितने महत्वपूर्ण है गांधी परिवार के लिए, उससे अनुमान लगाइए कि आलमगीर आलम 4 कुल मंत्रियों ने शपथ ली चंपाई सोरेन के साथ। ये कांग्रेस के हैं? ये कांग्रेस के हैं, वहां के कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। तो गांधी परिवार से एक नाम मांगा गया तो उन्होंने कहा आलमगीर आलम। अब कल हम लोग कहानी कुर्सी की में क्या बात कर रहे थे, तो वीडियो कटा रह गया था, तो बात ये कर रहे थे कि राहुल जी ने कहा सफेद टी शर्ट पहनो तो सिंप्लिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, और मेरे लिए कपड़ों का कोई मतलब नहीं। तो वो सिंप्लिसिटी और ट्रांसपेरेंसी के बाद एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, चार्टर प्लेन। तो चूंकि राहुल जी तो चार्टर में चल रहे हैं, लेकिन पूरी की कांग्रेस की प्रत्याशी सुचरिता मोहंती कह रही कि भैया पैसा नहीं। केसी वेणुगोपाल ने मना कर दिया, अजय कुमार जो प्रभारी हैं उन्होंने मना कर दिया, तो इसलिए हम टिकट लौटा रहे हैं। बुलंदशहर में कांग्रेस का प्रत्याशी कहता है, चिट्ठी वायरल है कि भैया इतने लाख रुपए आया था, कुछ लेके नेता लोग चले गए। अब ये आप इसको जरा समझिए, ये मैं क्यों सारी खबरें इसके इर्द गिर्द। जहां नोटों की गड्डियों में कांग्रेस के मंत्री के सचिव का सहायक डूबा हुआ है, वहां कांग्रेस पार्टी देश में ड्रामा कर रही कि उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं। जहां कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा सांसद के पास 350 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, जहां पूरी कांग्रेस के नेता कोई कम चार्टर से भारतीय जनता पार्टी से नहीं घूम रहे। और यही जब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा आ रहा था तो सब ने कहा कि अरे फलाना कंपनी का गलत पैसा, धमाका कंपनी का गलत पैसा, ना ये सब मत करो। ऐसे ही कमरे में गड्डियां फेंकी रहे और हम तो समझ नहीं पाते। हमारा 10 रुपया गिर जाता है तो उठाते हैं, उसको माथे से लगाते हैं। हमको लगता है लक्ष्मी जी नाराज ना हो जाए। ये जो लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी, बेईमान, पापी किस्म के लोग गड्डियों को ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे तो हम अपना उतारा हुआ कपड़ा जाके नहीं फेंकते। अच्छा ठीक, ये वो काम कर रहा है। कोई बोले और नेता विपक्ष का मैं ही पूछ लेता हूं, वो ये एजेंसी सब जो विपक्ष की नेता क्यों पहुंचती है भाई? अभी भी ठीक नोट पकड़ाया है, अब आप जब सारी जांच लगा दोगे विपक्ष पर ही तो वहीं पकड़ाएगा कुछ तो नहीं। ये तो ठीक बात है, ये आरोप ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद अजीत पवार से लेकर ढेर सारे ऐसे लोग जिनके ऊपर गंभीर आरोप है वो मुक्त हो गए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू, और बार बार मैं ये कहता हूं, आप ये उम्मीद मत करिए कि एक ही साथ सत्ता पक्ष विपक्ष सारे भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाए। लेकिन उदाहरण के लिए जैसे मैं बताता हूं, आज कोई उत्तर प्रदेश में कह सकता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी का ये गुंडा है,
कोई कह सकता है क्या? मैं गाजियाबाद से गोरखपुर तक कह रहा हूं कि आप एक एक जिले का नाम लीजिए, और पहले जैसे समाजवादी पार्टी, आज भी कुछ लोग गुंडागर्दी करते हैं, आज भी कुछ लोग दबंग होंगे, आज भी कुछ लोग बाहुबली होंगे, हैं वो, लेकिन क्या उनकी खुलेआम गुंडागर्दी करने की वो हैसियत है भाजपा सरकार में? नंबर 1। नंबर 2, ये जब ये साइकिल चलेगा और इस तरह से भ्रष्टाचारी पकड़े जाते रहेंगे तो जाहिर है कि चाहे आप इधर भी आ जाएं, या तो भ्रष्टाचार करना बंद कर देंगे, या आज नहीं तो कल आपका भी नंबर आने वाला है। और देश की जनता ये देख रही है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई है, जारी रहेगी, तो वो जारी है। अब मैं दूसरा सवाल पूछ देता हूं, जो विपक्ष का कांग्रेस का कोई नेता होता तो पूछता, भाई ठीक है, कांग्रेस के एक विधायक मंत्री के सहायक के यहां से इतना रुपया मिल गया, इसको पार्टी से कैसे जोड़ना? हाँ ठीक है, हमारा आदमी चोर निकला, हमारा आदमी चोर निकला, हम थोड़ी चोर हो गए इससे। क्या जवाब है इस बात का? देखिए, हाँ बोलिए समीर। देखिए, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा ना। जब धीरज साहू क्या 300 करोड़ रुपए निकलता है, तो कांग्रेस इस बात को धीरज साहू से कहती है कि इतना पैसा आपके पास कैसे घर के अंदर आया है। कांग्रेस ने क्या उनके पास कोई कार्रवाई की? कांग्रेस के तो कई मंत्रियों का पैसा निकलता रहा है। राजस्थान के अंदर जब छापा पड़ा था, कांग्रेस के 2 मंत्रियों का पैसा निकला। छत्तीसगढ़ में छापा पड़ा तो कांग्रेस के 2 मंत्रियों का, भूपेश बघेल का पैसा निकला। कांग्रेस को यह बात बताना पड़ेगा कि जब वो ये कहती है कि उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, उसके अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, ऐसे स्थिति में जहां उसकी राज्य सरकारें हैं वहां के मंत्रियों का इतना पैसा क्यों निकल रहा? और वो तो नौकर क्या निकला है, नौकर का नाम जहांगीर है। चुनाव में लगने वाला था, तो चुनाव में पैसा क्या भ्रष्टाचार का पैसा लगता है? घर में कैश लेके रखता है। चुनाव का पैसा तो पार्टी जो डोनेशन लेती है उससे चुनाव लड़ती है। मैं पूछ रहा हूं, आपको लगता है ये चुनावों में ही बाहर आता है पैसा? ये चुनाव में पैसा बाहर नहीं आता है। ये कांग्रेस के जो भ्रष्ट मंत्री है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भ्रष्ट मंत्री होते हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने मौज के लिए इकट्ठा करते हैं। अभी देखो, 2 दिन पहले 4 मई को प्रधानमंत्री मोदी पलामू में रैली कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर क्या कहा था? जिस झारखंड से पैसा निकला है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि झारखंड को बार बार विपक्ष ने लूटा है, यहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार आना जरूरी है, और अब मैं मौज के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं मिशन के लिए पैदा हुआ हूं, और जिन लोगों ने देश का पैसा खाया है उन्हें लौटाना पड़ेगा। मेरे पास साइकिल भी नहीं है, इन भ्रष्टाचारियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और ईडी और ज्यादा गति से कार्रवाई करेगी, ईडी को पूरी छूट है, तो ये दिखता है कि ईडी कार्रवाई कर रही है। और भ्रष्ट नेता जो पैसा इकट्ठा करके रख रहे हैं, और जो नौकर जिसका नाम जहांगीर है, वो तो एक दिन के लिए अपने आप को जहांगीर समझ रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी शायद इसी कांड पर बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। अब घर बनाने का पैसा सीधा आपके खाते में, गैस का पैसा सीधा आपके खाते में, मनरेगा का पैसा सीधा आपके खाते में। अरे आज किसी ने सोशल मीडिया पर मुझे सुझाव भेजा जब ये खबर आई, भाई देश में 140 करोड़ लोग हैं, ऐसे न जाने कितना अरबों रुपया बढ़ता निकलता रहता है। मोदी जी एक काम करें, इसी सबका एक फंड बना लें, जहां चोरी का रुपया मिले उसका एक फंड बना लें, उनमें जमा करते रहे पैसा, और ठीक है 140 करोड़ रुपए पर फिर उसको बराबर बराबर बांट दे, 1-1 करोड़ रुपया हर गरीब को दे। देखिए, इतना पैसा तो निकल ही आएगा। एक वादा तो मोदी जी ने किया है और हम लोग उसको याद भी दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि जो कोऑपरेटिव से लूटा हुआ पैसा है वो कोऑपरेटिव के लोगों को, उन गरीबों को जाएगा जहां से लूटा हुआ है। अब ये पैसे कहां से लूटे हुए ये आप नहीं बता सकते। जैसे मान लीजिए शराब घोटाले में पैसा पकड़ा गया, अब वो पैसा कल को पकड़ा जाए कहां से आया, या पार्था चटर्जी के यहां पकड़ा गया तो वो 50 करोड़,
तो ठीक है फंड बनाया जाए, लेकिन बांटने वाला न सलाह दीजिए। आप उस तरफ मत जाइए, क्योंकि राहुल जी को सुनते सुनते देखिए सब गड़बड़ा जाए। इसका दूसरा करिए, सारा पैसा मैं वही कह जाता है ना, सरकारी खजाने में इसको जाता है। आप जब आप कह रहे हैं कि देश के हर गरीब को हम घर दे रहे हैं, जल से नल दे रहे हैं, तो आखिर उसी में जा रहा है। आप ये बताइए कि ये जो भ्रष्टाचार का पैसा था उसमें से इतना इन योजनाओं में गया, स्पष्टता से इसको ट्रांसपेरेंसी बता चलिए ठीक है, तो एक व्यूअर ये बांटने वाला मत करिए सौरभ जी, थोड़ा एक व्यूअर का सुझाव था जी, बोले। देखिए, भ्रष्टाचार जहां भी हो रहा हो, चाहे विपक्ष के उसमें हो रहा हो या जो सत्ता पक्ष है उसके उसमें हो रहा हो, वो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये कहना कि सिर्फ विपक्ष के यहाँ से पैसा निकल रहा है, ऐसा है नहीं। अभी तमिलनाडु में 4 करोड़ रुपया जो है पकड़ा गया, एक उसका लिंक जो है वो बीजेपी के एक कैंडिडेट से मिला। उससे पहले अगर 2023 में देखें तो कर्नाटक में एमएलए के एक तो कार्रवाई ट्रांसपेरेंट हो रही है, मतलब मेरे ख्याल से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही है तो उसको लेकर हमें आवाज उठानी चाहिए कि अच्छा, कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। अब जैसे साहू वाला केस हुआ, उसमें बहुत 300-350 करोड़ रुपया मिला। अब ये देखिए, आज तक पता नहीं चला, उसने कोई जवाब ही नहीं दे पाया। नहीं हुआ वो नहीं, देखिए उसके बाद जेल गया वो। नहीं, देखिए ये सारा पैसा जो होता है ना, उसके बाद आदमी को जस्टिफाई करने के लिए कहा जाता है कि आप ये पैसा जस्टिफाई करिए, ये कहां से आया। अगर वो आदमी जस्टिफाई कर पाता है तो धीरज साहू ने कर दिया 350 करोड़, 150 करोड़ टैक्स भर दिया, 150 करोड़ उसका 150 करोड़ का टैक्स टैक्स भरा। असल रिवाइज्ड रिटर्न दोनों ने भरा, तो मेरा ये कहना है, देखिए कन्नौज वाले ने भी और इसने भी। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि पैसा पकड़ा जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, भ्रष्टाचार का पैसा है या नहीं है ये बड़ी बात है। अब पैसा तो किसी के यहाँ से भी कुछ भी पकड़ा जा सकता है। अगर आप किसी कंपनी जो कि कैश में डील कर रही है उसमें पकड़ा मैं कोई व्यवसाय करता हूं, मेरे पास कैश आता है, मैं अपने पास रखूंगा ना, मैं अपने पीए के नौकर के घर पे थोड़ी रखूंगा, तो साफ है चोरी है। ये तो है ही ना। मैं ये कह रहा हूं जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपने डिमोनेटाइजेशन किया, डिमोनेटाइजेशन भ्रष्टाचार रोकने के लिए ही किया गया था ना। पैसे जो है नालों में बह रहे थे नोट, तो कृषि के तो भ्रष्टाचार के नोट थे ना, जो कि नालों में बह रहे थे और देखे जा रहे थे कि अच्छा ये तो नालों में फेंक रहे हैं बचाने के लिए। तो ये जो भ्रष्टाचार के को निवारण के तरीके कोशिश करे प्रधानमंत्री, ये सराहनीय। ठीक है। इससे तो भाई देखिए, कुछ भी कई चुनाव चल रहा है, मोदी जी ने रैली में बोला ना, देखो अभी बगल में नोट पकड़ा जा रहा है, लोगों के मन पे एक इम्पैक्ट पड़ता है ना। क्यों प्रोफेसर साहब, देखिए कार्रवाई तो हो रही है। देखिए यही नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप देखेंगे कि ये अपनी सभाओं में और भाषणों में भी उन्होंने यही कहा कि जो पॉलिटिकल भ्रष्टाचार है, जिनके यहाँ हमने ईडी के और सीबीआई के छापे मारे, वो तो मात्र 3% है। बाकी तो जो है वो 97% अन्य जगह पर छापे मारे गए हैं या ईडी ने जो कार्रवाई की है। लेकिन विपक्ष कर क्या रहा है कि इन 3% के खिलाफ भी जो भी छापे मारे जा रहे हैं उसका भी विरोध कर रहा है। मैं ये कतई नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे से जुड़े हुए लोग जो हैं वो उनके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन एक ऐसे कलाकार नहीं होंगे, ऐसे कलाकार नहीं होंगे, होंगे ही कलाकार होंगे, सब पार्टियों में होते हैं, ऐसे ऐसे कलाकार होते हैं। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, रियल पॉलिटिक्स को ध्यान में हमको हमेशा रखना चाहिए। कोई भी अपने घर से ये सब चीजें शुरुआत नहीं करता है, बात बहुत साफ है। ये अपेक्षा है कि वो भी करे, नहीं होनी चाहिए। आइडियल स्थिति तो यही होनी चाहिए कि अपने घर और दूसरों के घर दोनों की उतनी ही सफाई होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, कोई भी पार्टी ऐसा काम नहीं करती है, दुनिया में कोई नहीं करती है। हम अपने बुरे से बुरे बेटे को भी सुरक्षा देने का काम करते हैं। आज देवगौड़ा की स्थिति आप देखिए कि उनके बेटे और उनके पोते पोता दोनों इसमें हैं, फिर भी प्रधानमंत्री पद पर वो आसीन रह चुके हैं देश के, फिर भी वो उनको उनमें जो है उनकी सुरक्षा के लिए वो आ रहे हैं। तो ये आप सोचिए, मैं ये बहुत साफ साफ ही कह रहा हूं। लेकिन इनका ये आलमगीर आलम का थोड़ा आलम टाइट होना चाहिए ना, लेकिन बिल्कुल होना चाहिए। इसको पकड़ करके इसको जेल में डाल देना चाहिए, बिल्कुल डाल देना चाहिए। और इसके बाद इनसे बाद में सफाई लेनी चाहिए ऐसे आदमियों से कि तुम्हारे पास ये पैसा आया कहां से। पहले बंद करो, फिर बंद करो इनसे, इनको बिल्कुल बंद करना चाहिए। और कायदे से तो पार्टियों से भी पूछना चाहिए कि भाई इनका लिंक क्या है। देखिए एक आदमी तो इतने बड़े पैसे का मालिक हो नहीं सकता है, इसमें कई राजदार होंगे। चलिए सर, मैं और हो सकता है कि ये सारा का सारा पैसा इलेक्शन के लिए। खबर मैं जोड़ रहा हूं